हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज का ये जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज देखते हैं हम क्लास 12 हिंदी 2025। जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो देखो क्लास 12 हिंदी 2025, मैं आपको इस क्लास में गद्यांश, जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है और जो पद्यांश है, दोनों को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। कैसे इसको हम हिंदी के पेपर में जाकर सॉल्व करेंगे ताकि हमें 10 नंबर गद्यांश का और 10 नंबर पद्यांश का, यानी कि 20 नंबर आपको पूरा का पूरा मिले, एक भी नंबर ना कटे, एक छोड़िए आधा भी नंबर ना कटे। तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गद्यांश और पद्यांश दोनों को सॉल्व करना सीखेंगे। एक ही वीडियो में हम 20 नंबर पक्का करेंगे और ये कब होगा? जब आप हमारे साथ रहेंगे लास्ट तक, ठीक है? तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ही वीडियो में आज हम 20 नंबर कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश को। देखो गद्यांश में होता क्या है भैया, ये पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा हिंदी के गद्य के चैप्टर का। जैसे ये गद्यांश आपको दे दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक आपको गद्यांश दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे मेरे दोस्त, 5 क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसका आंसर कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से नहीं मंगाना है। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस गद्यांश में, ठीक है? यहीं पे सब मिलेगा, सब यहीं पे अवेलेबल है। ध्यान से देखना, अभी मैं ढूंढ ढूंढ कर लिखूंगा, ऐसे ही ढूंढोगे तो मिल जाएगा और आप भी लिख कर आएंगे। देखो इसको पहले पढ़ते हैं। देखो, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, ठीक है? अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपके अंदर भी नई शक्ति होगा, ठीक है? डोले सोले। आगे देखिए, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है? देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। इसका जो एक एक लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको आंसर मिलेगा। अब चलिए पहले बताइए ये किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। इसको पहचानो, ये किस चैप्टर का है, पहचाने कि नहीं? कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको पता चल चुका होगा, नहीं पता चला तो हम है ना, ये है हमारे अशोक के फूल चैप्टर का। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब आपको गद्यांश पहचानना आना चाहिए मेरे दोस्त कि आखिर ये किस चैप्टर का है, ठीक है? संदर्भ लिखना तो मैं अभी सिखा दूंगा, ठीक? तो ये आपका है अशोक के फूल चैप्टर का। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब चलिए एक एक क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। देखो पहले मैं ढूंढ के बताऊंगा, फिर लिखना सिखाऊंगा। देखो फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। मतलब ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन इसको हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको करना क्या है मेरे दोस्त, यहां से और यहां तक अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे रेखा है, लाइन है ना, लाइन बनी हुई है, इतने का अपने शब्दों में व्याख्या करना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इंग्लिश में तो मैंने व्याख्या सुना था, ये हिंदी में कहां व्याख्या है? देखो हिंदी में भी व्याख्या करना आता है, मतलब इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 नंबर कंप्लीट रहेगा। अभी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है?
मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखो क्यों बताया गया है, ये देखो, मनुष्य की जीवन शक्ति निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, इसीलिए मनुष्य की शक्ति को निर्मम बताया गया। बस यही लाइन लिखना है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, इसीलिए मनुष्य की जीवनी शक्ति को निर्मम बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। बस क्वेश्चन का आंसर मिला ना इसी में, तो कहीं बाहर नहीं जाना, हमें यहीं पे ढूंढना है, ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन। आगे देखो 2 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? बताओ, इसी में अभी मैंने पढ़ा है, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? तो देखो यहां पे लिखा है, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। मतलब देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को लेखक ने बाद की बात बताया है। देखो लास्ट लाइन आपका यही है, तो इतना आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा 10 नंबर ले जाना है, कुछ नहीं होता इसमें। जो बच्चे सोचते हैं सर गद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, नो टेंशन, पहचान गए अगर तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। 5वां, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? तो देखो यहां पे इसका आंसर भी मिल जाएगा, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? तो देखो आगे बढ़ रही है, इसका आंसर इसी में हम ढूंढते हैं, जैसे हम ढूंढ रहे हैं वैसे आपको भी ढूंढना है, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। देखो हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, बस 2 नंबर ये भी कंप्लीट। हमने 5 का आंसर लिखा भैया, हमारा 10 नंबर कंप्लीट। ऐसे एग्जामिनर कहेगा 10 बाय 10 ले ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। अब एक एक को हम लिखते हैं। देखो सबसे पहला है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। चलो लिखते हैं। क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉपी में क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, क्या करना है, देखो आपको ये जो इसका स्टार्टिंग का 2 लाइन है, मुझे मानव जाति डॉट डॉट करके जो इसका लास्ट वर्ड है इसको लिख देना है, क्योंकि वहां पे 2 गद्यांश रहेंगे, करना आपको एक ही है। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? तो आप लोग फर्स्ट वर्ड डॉट डॉट करके लास्ट वर्ड आप लिख देंगे। देखो ऐसे बता देता हूं मैं, ये देखो ये मैंने लिख दिया। इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, फिर लिखिए मुझे मानो, फिर डॉट 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 करके बात है, मतलब गद्यांश का फर्स्ट वर्ड डॉट डॉट करके लास्ट वर्ड। इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा भैया ने यही वाला गद्यांश किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। मैंने आपको बताया आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे। कैसे? हेडिंग डालना प्यारा सा एक संदर्भ, और ये जो लाल पीला हरा ये जो मैं यूज कर रहा हूं पेन, बिल्कुल मत यूज करना, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक, नो अदर कलर्स, ठीक है। देखो संदर्भ में भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखेंगे, कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब देखो भैया जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये सब ब्लू से लिखना। जो मेन टॉपिक है, मेन वर्ड है उसको ब्लैक कर देना, तो आपकी कॉपी और अट्रैक्टिव दिखेगी, आपको नंबर और अच्छा मिलेगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, द्वारा लिखित अशोक के फूल, ये चैप्टर का नाम है, अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। मतलब इसमें लेखक का नाम, पाठ का नाम, ये ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है। फिर से मैं बता देता हूं संदर्भ कैसे लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, इसमें गद्य भाग को आप ब्लैक से लिखना, तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको लेखक का नाम भी ब्लैक से लिखना। द्वारा लिखित अशोक के फूल, जो चैप्टर का नाम है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। नामक ललित निबंध से अवतरित है, इसमें पाठ का नाम लेखक का नाम दोनों हो गया। किसी दूसरे चैप्टर का गद्यांश आता है तो भी आप ऐसे ही संदर्भ लिखेंगे, सिर्फ करना क्या है आपको, यहां पे पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों बदल देना है,
काम हो गया। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। सेकंड क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब इसका आपको व्याख्या करना है। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। इसको अपने शब्दों में व्याख्या करो। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। थोड़ा चेंज करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आप किताब से रट कर ही जाएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दो उस प्रकार से डालना जैसे उसमें रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा और लिखेंगे। थोड़ा सा कैसे लिखेंगे देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। आप जब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वो ये है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वो अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वो सदैव आगे बढ़ती चली गई। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के एक दो लाइन एक्स्ट्रा करके आपको लिख देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप किताबी भाषा ही लिखें, दैट्स नॉट कंपलसरी। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। अगर बुक से पढ़ के गए हैं वही आ गया तो भाई बहुत बेटर है, उसी को लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आंसर लिखना, 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो मैंने बताया था आपको, देखो यहां पे मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया। तो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता देखो यहां पे थोड़ा सा इसको मैं यूज करता हूं। मनुष्य की जीवन शक्ति बहुत निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। देखो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिख दिया भैया, नंबर रखा है, ले लो भाई रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने किसे बाद की बात कहा है। तो देखो यहां पे लिखा है, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम लोग। देखो कैसे लिखेंगे, ये देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया गया है। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लिख रहे हैं, नंबर हमारा फिक्स होता जा रहा है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, सब 2-2 नंबर के हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो देखो यहां पे लिखा है, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। ये हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, मतलब वर्तमान जो समाज का रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिख देंगे कि वर्तमान समाज का रूप ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, बस वही लिख देना है। तो गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया। आपको ध्यान क्या देना है, पहली बात मैं बता देता हूं, पॉइंट ऑफ व्यू अपना, कि आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पहचानना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में लिख देंगे, बजी नहीं क्या, चुटकियों में लिख देंगे। तो ये हमारा गद्यांश हो चुका है, गद्यांश हमने जान लिया। आगे आगे मैं आपको और भी बताऊंगा, सपोर्ट करते रहो, हम आगे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हम चलते हैं अपने पद्यांश पे, जो हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है। चलिए देखते हैं, गद्यांश हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने पद्यांश पे। भैया ये पद्यांश शायद आपको सुना सुना सा लग रहा हो, क्योंकि ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के कैकेयी का जो अनुताप है उस चैप्टर का ये पद्यांश है। महत्वपूर्ण पद्यांश ये कैकेयी के अनुताप चैप्टर का है। ये भी गद्यांश की तरह ही रहता है। इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया जाएगा ऐसे,
ठीक है। इसके नीचे इसी पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, ऐसे ऐसे 2-2 नंबर आपको मिलेगा, जिसका आंसर इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। बस यहां पे ध्यान क्या देना, देखो पद्यांश का आंसर आप ऐसे नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत आपको इसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। 10 नंबर का ये भी आता है, ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है, मतलब कैकेयी जी उन्होंने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था, तो वो पश्चाताप कर रही हैं, वो अनुताप कर रही हैं, उस चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है। यानी कि ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, कवि है उसके। देखो ध्यान से समझो, मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन का आंसर भी देख लेंगे भाई, ठीक है। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब कैकेयी जी कहती हैं, देखो कैकेयी जी के कारण ही श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। कैकेयी जी जो है वो भरत की मां है, ठीक है। अब भरत जी बहुत अच्छे थे, आपको पता ही है। तो निज जन्म जन्म मतलब जन्म जन्मांतर तक सुनते रहे जीव हमारी आत्मा, यह मेरा मेरा, धिक्कार धिक्कार है उसे था, उसे महास्वार्थ, जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया, ने घेरा घेरा। मतलब कैकेयी जी कहती हैं कि मेरे जीव जो है, मेरा जो आत्मा है, वो जन्म जन्मांतर तक यही सुनती रहेगी कि धिक्कार है उस महारानी को जिसने महास्वार्थ में आकर ऐसा अनुचित कर्म किया। मतलब स्वार्थ के कारण उन्होंने राम जी को वनवास भिजवाया ताकि राजगद्दी जो है उनके लड़के को मिल जाए, ठीक है। तो निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी जी अनुताप करते हुए कहती हैं कि मेरे जीव जन्म जन्मांतर तक यही सुनते रहे कि अयोध्या की उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, वहां पर राम जी बैठे हुए हैं, सभा बैठी हुई है। अब राम जी महान है, आपको पता है ये कितने ग्रेट हैं, ठीक है। तो वो कहते क्या है, भले ही कोई गलती किया है लेकिन उसकी गलतियों को छिपाकर वो कुछ कहते हैं। देखो, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सभाई। मतलब 100 बार धन्य, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, वो हो मां, वो उस पुत्र की मां जिस जननी ने है जना भरत सभाई, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। फिर राम जी और जो सभा है वो उठकर चिल्लाकर कहती है कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि भरत जो है वो राम जी से बहुत प्यार करते हैं। भले ही कैकेयी जी ने उनको वनवास भिजवा दिया है, इसीलिए भरत जी जो है अपनी माता जी से बातचीत नहीं करते, उनको माता नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने बहुत अनुचित कर्म किया है। देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। फिर पागल सी, ऐसे लग रहा है कि पागल हो गए सब। पागल सी प्रभु के साथ जो सभा बैठी वो चिल्लाती है कि 100 बार वो धन्य है माता जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आगे देखते हैं, कुछ है थोड़ा सा, हाँ इतना आपका था, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इसका आंसर जानते हैं। इतना समझ में आ गया, इसमें क्या था, कुछ नहीं। एक बार फिर से बताऊं क्या, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी जी अनुताप करते हुए, पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि मेरा जो प्राण है, मेरी जो आत्मा है, वो जन्म जन्मांतर तक यही सुनती रहे कि धिक्कार है उस महारानी को जिसने महास्वार्थ में आकर ऐसा अनुचित कर्म किया। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सभाई। मतलब वहां पे राम जी और सभा बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, चिल्लाकर कहते हैं कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। देखो, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। अभी मैं बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी आपको व्याख्या करनी है। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि स्वार्थ में आकर मैंने इतना अनुचित कर्म किया, ठीक है। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि माता आप अभागिन नहीं हो,
वरन आप तो धन्य हो। क्यों? क्योंकि आपने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, वो राम जी कहते हैं, अपनी महानता को यहां पे प्रदर्शित करते हैं। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। बस हो गया। क्या है इसमें? चैप्टर पढ़ लेते हो, काम हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो एक एक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हम लिखेंगे। देखो मैंने लिखा निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने यही वाला पद्यांश किया है, क्योंकि पद्यांश दो आते हैं, करना एक ही होता है। अगर पेपर आपने नहीं देखा तो सर्च कर लो यूट्यूब पर, क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर शुभम लेक्चर, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो भैया वही सेम प्रोसेस, संदर्भ लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत। देखिए साकेत को ब्लैक से लिखना, क्योंकि साकेत इनका महाकाव्य है। ये जो कैकेयी का अनुताप है ना, ये साकेत से लिया गया, उसका एक छोटा सा शीर्षक है जो हमें इतना बड़ा लगता है चैप्टर, लेकिन साकेत कितना बड़ा होगा खुद ही सोचो। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, इसको भी ब्लैक से कर देना, इसको ब्लैक से करना, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया उसको ब्लैक से लिखना। देखो संदर्भ कैसे लिखोगे? पाठ का नाम, कवि का नाम आना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ये हमारा संदर्भ हो चुका है, काम हो गया। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी को ब्लैक से लिखना है, साकेत इनका महाकाव्य है इसको ब्लैक से लिखना है, पद्य भाग इसको ब्लैक से, और कैकेयी का अनुताप इसको ब्लैक से कर दीजिएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जहां जहां लगा है उसको लगा देना। तो ऐसे आपको लिखना है संदर्भ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम, कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, नो टेंशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इसका आपको व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसका व्याख्या करना है, चलो करते हैं। ये देखो व्याख्या, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे हेडिंग डालेंगे, खूब प्यारा सा लिखेंगे। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। मतलब धर्म ये कहता है, मतलब जैसे दशरथ जी के 4 पुत्र थे, चारों को बराबर सारी चीजें मिलनी चाहिए, तो ऐसा अनुचित कर्म उन्होंने किया कि राम जी को वनवास भिजवा दिया 14 वर्ष के लिए। तो यही चीज है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कह रही हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बस हो गया, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसका आपको ये गद्यांश नहीं है कि आप गद्यांश में ढूंढ कर आंसर लिख लोगे। पद्यांश में आपको उसका हिंदी मीनिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, तब भी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो मैंने बताया था आपको, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस यही तो लिखना है। मतलब कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत नहीं पाऊं, मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसने महास्वार्थ में घेर कर ऐसा कर्म कराया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ है नहीं, 2-2 नंबर हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? मतलब कैकेयी जी जब प्रायश्चित करते हैं अपनी गलती का, तो श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं? देखो घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो राम जी उनको माफ कर देते हैं और उनको उनकी तारीफ करते हैं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। ठीक है, तीसरा। चौथा देखो, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। वो कहते हैं माता तुम अभागिन नहीं हो, तुम तो धन्य हो, 100 बार धन्य हो, क्योंकि तुमने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। भरत बहुत अच्छी थे। ठीक है, आगे देखिए।
5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। मतलब प्रभु राम जी के साथ कैकेयी जब प्रायश्चित कर रही थी तो सभा क्या चिल्ला उठी। तो मैंने आपको बताया ही था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो, कैकेयी के अनुताप। ये देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तो इसमें कुछ नहीं था, हो गया, पद्यांश भी हो गया। हमने पांचों का आंसर दिया। 10 बाई 10 एग्जाम में ऐसे देगा, कहेगा ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। बस आपको राइटिंग से अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये क्लास? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये क्लास मैंने इसलिए लिया ताकि आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाए। यही नहीं, कोई दूसरा भी गद्यांश पद्यांश आता है तो आपको लिखना अब आ चुका होगा, कैसे संदर्भ लिखते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं इसकी हिंदी की कॉपी लिखना भी मैं आपको बता दूंगा, पूरे हिंदी की कॉपी। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास फिनिश होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।